स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत ने हाल ही में अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए। किसी भी देश के इतिहास में, किसी भी देश की लाइफ में 75 साल एक बहुत बड़ा मौका भी होता है, बहुत बड़ा समय भी होता है और बहुत कम समय भी होता है, क्योंकि बहुत सारे देशों तो कई सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन 75 साल एक इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है किसी भी नेशन के, किसी भी राष्ट्र की जर्नी में। तो इन 75 सालों में भारत ने बहुत अच्छे काम किए, कुछ कमियां भी रही। लेकिन अगर हम एनालाइज करें, अगर हम समझने की कोशिश करें कि बीते 75 सालों में ऐसी 10 क्या चीजें हैं जो इंडिया ने सही करी, जो इंडिया की सक्सेस स्टोरी है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इन चीजों पे हमें गर्व करना जरूरी है, इन चीजों को आगे ले जाना जरूरी है, ताकि इन चीजों को इनसे इंस्पायर होके हम बाकी और अच्छे काम कर सके, जिसकी वजह से हमारे देश का विकास और तेजी से हो सके और हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ सके। तो इंडिया टर्न्ड 75। Let's take a look at 10 accomplishments that changed the face of the country. यानी 10 ऐसी उपलब्धियों के बारे में आज हम बात करेंगे जिसने हमारे देश का पूरा नक्शा चेंज कर दिया, पूरा फेस चेंज कर दिया और आज भारत को इन 10 चीजों के नाम पे जाना भी जाता है, सराहा भी जाता है, एक्नॉलेज भी किया जाता है। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम भारत के 75 साल के जो 10 टॉप अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसके पहले की सेशन की शुरुआत करें, आप मुझे सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप के जरिए आप मुझ तक आपकी बात, आपके सवाल पहुंचा सकते हैं और सेशन का PDF भी आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है कि 2023 का एग्जाम मई में है, प्रीलिम्स का एग्जाम 2023 का मई में है। तो स्टडी IQ आपके लिए आखिरी बैच, इवनिंग बैच लेकर आया है, फाउंडेशन बैच 5, जो 14 सितंबर से चालू होगा। शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस होगी। जैसे ऑफलाइन में आप कॉलेज में, स्कूल्स में जैसे पढ़ते थे, टीचर क्लास में पढ़ाता था, उसी तरह ऑनलाइन फॉर्मेट में यहां लाइव क्लासेस होंगी। जैसे हमारे स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पे भी लाइव सेशन तो सुबह भी होता है और मेरा 8 बजे शाम को होता है, डेली इकोनॉमी न्यूज। तो उस तरीके से लाइव क्लासेस इस सेशन में होंगी। आप अपने सवाल, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स लाइव टीचर से सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जा रही है। पूरा सिलेबस कराया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी इसमें होगी, कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा। 0 लेवल से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें एक मेंटर दिया जाएगा, जो ऑफलाइन कोर्सेज में नहीं होता है जनरली उपलब्ध। मेंटर का मतलब क्या है? जो आपके क्लास के बाद एकेडमिक, नॉन एकेडमिक समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, क्योंकि वो उस जर्नी से, UPSC की जर्नी से गुजर चुका है, तो उसको सारी प्रॉब्लम्स पता है, तो उससे आपका रिजॉल्व करेगा। साथ ही साथ आपको इसमें प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, MCQ बेस्ड लर्निंग, प्रीलिम्स कैश कोर्स जैसी चीजें मिलेंगी। मेंस के लिए आपको डेली करंट अफेयर्स, साथ ही साथ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, साथ ही साथ वीकली रिवीजन टेस्ट, ये सारी चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ आपको सिविल सर्वेंट्स के द्वारा, जो रिटायर्ड हैं या सीनियर फैकल्टीज के द्वारा, आपको क्या मिलेगा इसमें? आपको ज्ञानवाणी सेशंस भी मिलेंगे कि आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख सकते हो, सिविल सर्वेंट कैसा होना चाहिए, ऐसी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, वहां जाकर आपको एनरोल करना। जब हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको ये कोर्स 24,499 का दिख रहा होगा, लेकिन ये कोर्स आज के समय आपको 18,999 में मिल सकता है, अगर आप ये कोड जो है KP Live, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये रही फाउंडेशन बैच 5 की बात। अब आ जाते हैं 5 उपलब्धियां जो हमारे लिए गर्व की बात है। तो सबसे पहली उपलब्धि क्या है? सबसे पहली उपलब्धि है लाइफ इन अ फास्ट लेन। लाइफ इन अ फास्ट लेन का मतलब क्या है? सबसे बड़ी पहली उपलब्धि, जो बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है, वो भारत का रोड निर्माण यानी हाईवे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। तो पहली उपलब्धि क्या है? हमने अपने देश को सड़कों से कनेक्ट करा है। तो अगर हम देखें रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो कितना, इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 87% ऑफ कंट्रीज पैसेंजर ट्रैफिक, यानी जितने लोग हैं वो 87% लोग सड़क का इस्तेमाल करते हैं। और 60% जो फ्रेट ट्रैफिक है, यानी ट्रेड किसके माध्यम से होता है, किसके तरीके से होता है? रोड ट्रैफिक के, रोड के जरिए ट्रेड होता है। और ये पिछले 2 दशकों में, पिछले 20 सालों में और तेजी से बढ़ा है। तो रोड ट्रांसपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसमें हमारी बड़ी उपलब्धि है। फ्रॉम अनपेव्ड सिंगल लेन रोड, यानी खराब सड़कें जो हमारी थी, उससे आज 2 लेन हाईवे बने, फिर अब एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 6 लेन हाईवेज, 8 लेन हाईवेज, ये सारी चीजें बन रही हैं हमारे यहां। और इंडिया टुडे हैज 4 लेन एंड 6 लेन एक्सप्रेस हाईवेज एज अ पार्ट ऑफ गोल्डन कोऑर्डिनेटर। गोल्डन कोऑर्डिनेटर किसने बनाया था, किस सरकार ने बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाया था। और ये किसका एफर्ट था? ये एफर्ट था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। नेशनल हाईवेज बनाते हैं लोग। आज के समय कौन मंत्री हैं रोड ट्रांसपोर्ट के? नितिन गडकरी जी हैं। अगली चीज हम देखें, टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज वाज अबाउट 21,378 किलोमीटर्स 1947 में। आज के समय कितना हो गया है? आज है मोर देन 1,40,000। लगभग 7 गुना से ज्यादा हमारा जो हाईवे है वो बढ़ चुका है। और लेंथ of national highway with 4 lane or more has recently doubled from 17,000 kilometer to 35,000 kilometers. लगभग डबल हो चुका है और डबल से ज्यादा है। फिर इंडियन रोड नेटवर्क एट 6.3 मिलियन किलोमीटर्स, 6.33 मिलियन किलोमीटर्स मतलब 63,30,000 किलोमीटर की सड़कें भारत में हैं। और ये भारत को दूसरा सबसे ज्यादा सड़क वाला देश बनाती है। सबसे ज्यादा सड़कें लेंथ के हिसाब से कहां है? यूनाइटेड स्टेट में। और उसके बाद कहां है? इंडिया में। यूनाइटेड स्टेट में कितनी है? 6.65। हम उनको पीछे छोड़ देंगे कुछ ही सालों में। ये रिकॉर्ड कौन बता रहा है? बेसिक रोड स्टैटिस्टिक इंडिया 2018-19 रिपोर्ट बताती है, रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट इन जुलाई 20th 2022। चाइना के कितनी सड़कें हैं? 5.2 मिलियन किलोमीटर्स की। तो हम, चाइना तीसरे नंबर पे है, हम दूसरे नंबर पे हैं, यूएस को भी पीछे छोड़ देंगे। तो सड़क निर्माण, सड़क बनाने के मामले में एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है लाइफ इन अ फास्ट लेन। जल्दी, अब सड़कें अच्छी होती हैं तो हम जल्दी से जगह पहुंच जाते हैं, ट्रेड भी अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें। दूसरी उपलब्धि क्या है? राइट एनर्जी मिक्स। किसी भी देश का विकास होना है तो वहां एनर्जी तो लगेगी, पावर तो लगेगा। आप चाहे घर में आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में तेल इस्तेमाल होता है, ट्रेड में तेल इस्तेमाल होता है, प्रोडक्शन में पावर इस्तेमाल होता है। तो हमने राइट एनर्जी मिक्स लाया है, इसमें हमारी बड़ी उपलब्धि है। राइट एनर्जी मिक्स से मेरा क्या मतलब है कि हम सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम एक मरकॉम इंडिया रिसर्च को देखें, उसके हिसाब से इंडिया क्यूमुलेटिव इंस्टॉल पावर कैपेसिटी कितनी है? सबसे ज्यादा हमारी बिजली कहां से आ रही है? अगर हम देखें, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कोल से है। कोल के बाद सबसे ज्यादा बिजली हमारी कहां से आ रही है? 38.41% हमारी रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है। और रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोपोर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में कई तरीके के आते हैं। लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है। लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट 38.4% है, विद सोलर अकाउंटिंग फॉर 12.4%। अमंग रिन्यूएबल, सोलर अकाउंट्स फॉर 32% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो हमारा राइट एनर्जी मिक्स आया है, यानी हम
सिर्फ फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी को भी बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं अपने एनर्जी आउटपुट में, एनर्जी कंजम्पशन में। तो हमारा राइट एनर्जी मिक्स भी लाए हैं। अगर हम वेस्ट टू पावर में देखें तो वेस्ट टू पावर है सबसे कम रिन्यूएबल एनर्जी, फिर हमारा स्मॉल हाइड्रो है, फिर बायो पावर है, फिर विंड है, फिर लार्ज हाइड्रो है, फिर सोलर पावर है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का भी हम ला रहे हैं। अगली चीज जो हमें यहां समझनी है, द कंट्री हैज कम अ लॉन्ग वे इन इट्स क्वेस्ट टू एनर्जी सिक्योरिटी। ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम होता है। तो क्योंकि हमारा लो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन है, आज के समय प्रत्येक व्यक्ति जो ऊर्जा खपत होती है वो बहुत कम है भारत की। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारी आर्थिक वृद्धि होगी, जैसे जैसे हम विकासशील देश से एक विकसित राष्ट्र बनेंगे, तो ये पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन तो बढ़ेगा। और हमारे पास तो इतना अनाप शनाप तेल तो है नहीं, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा जो हमने दिया है वो सही कदम है हमारा राइट ट्रेजेक्टरी में। तो ये एक सेकंड सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत की। द फोकस ऑन क्रिएटिंग ग्रीन इकोनॉमी बिकम्स सेल्फ सफिशिएंट। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दे रहे हैं तो हम आत्मनिर्भर भी तो बन रहे हैं, क्योंकि फिर हमें बाहर के देशों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि आज के समय क्या है, इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 85% ऑफ कोल एंड 53% ऑफ गैस रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि 85% तेल जो भारत कंजम्पशन होता है वो हम आयात करते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ 53% नेचुरल गैस जो हम यूज कर रहे हैं वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस ज्यादा है, तो हम इसकी वजह से आत्मनिर्भर नहीं है। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाएंगे तो हमारा ये कम होगा कि नहीं होगा? इससे हमारे को इकोनॉमिक फायदा भी होगा, इसको हमारे को सिक्योरिटी वाइज से भी फायदा होगा, हमारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। नाउ इंडिया हैज सीन अर्ली सक्सेस विद ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी, रिसीव सब्सटैंशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट भी है तो यहां विदेशी लोग आकर निवेश भी कर रहे हैं, और ग्रीन एनर्जी में हमने काफी सक्सेस पाई है। तो ये दूसरा अचीवमेंट है। तीसरे अचीवमेंट की तरफ चलते हैं। उसके पहले समझ लीजिए, मेजर क्रेडिट गोज टू इंडिया सोलर एंड विंड एनर्जी स्पेस। जो रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ावा आया है वो मेजरली किसकी वजह से आया? सौर और विंड एनर्जी की वजह से आया। अब भारत सरकार का प्लान है कि हम लेवरेज करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन भी, ताकि उसका एक पोटेंशियल रहेगा कि हम अपना एनर्जी इंपोर्ट जो है, जो हमारा ऊर्जा आयात है, उसको हम कम कर सके, ताकि हमारे पास जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, आज के समय रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध कर दिया तो एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गया, हमारे को महंगा मिल रहा है तेल, तो उसकी वजह से देश में प्रॉब्लम है, देश में महंगाई बढ़ रही है। तो ये सारी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी हमारा बढ़ रहा है। और ये अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं। इसके दो अप्रोच हैं। द अप्रोच हैज टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी। पहला क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जब हम जा रहे हैं तो उसका पहला अप्रोच क्या है? पहला कारण है कि हम अपने जो आयात है उसको कम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा नेट कार्बन एमिशन, हमने कहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कि हम नेट कार्बन इकोनॉमी, नेट कार्बन 2070 तक हो जाएंगे। नेट कार्बन जीरो का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है, जितना हम कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना कार्बन हम बचाएंगे। यानी अगर हम 100 टन कार्बन एमिट कर रहे हैं तो हम 100 टन कार्बन बचाएंगे, तो हमारा टोटल कितना हो गया? 0 हो गया। तो हम नेट कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बन जाएंगे 2070 तक, हमारा कमिटमेंट, और उसमें रिन्यूएबल एनर्जी, राइट एनर्जी मिक्स काम आता है। अब आते हैं तीसरी तरफ, ऑन स्पीड डायल। भारत में एक समय ऐसा था कि अगर आप दिल्ली से बंबई कॉल करते थे तो घंटों वेट करना पड़ता था, ट्रंक डायलिंग होती थी। आज क्या है? आज आप वीडियो कॉल करो, आज आप ऑडियो कॉल करो, इंस्टेंटली बात कर सकते हो। कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हो चुका है भारत में। तो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत देश की। इसमें आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 80,000 एनालॉग फोन पे डायल करते रहते थे हम लोग विद रोटरी डायल्स, ऐसे घंटी घुमाते थे, पुरानी पिक्चर में देखते हो, टर टर टर। तो
तो 80,000 फोन थे 1947 में, और फोन कनेक्शन लगाने के लिए एमपी एमएलए की सिफारिश चाहिए होती थी। आज के समय आप आधार कार्ड लेकर जाओ और फोन खरीदो और अपना सिम डालो और इस्तेमाल करो। तो 80,000 वो फोन से आज हम 1000 मिलियन सेलफोन्स पे पहुंच गए हैं, जिसमें स्मार्टफोन्स हैं, फीचर फोन्स हैं। ठीक है, अब आपको किसी का इंतजार नहीं करना है, कोई टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करके जो ट्रंक डायलिंग आपको बुक करनी पड़ती, ट्रंक कॉल, वो बुक करने की जरूरत नहीं, आप तो सीधे फोन करो। ठीक है, तो आप इसके जरिए आप सिर्फ कॉल नहीं कर सकते हो, बट यू कैन लिसन टू म्यूजिक, आप म्यूजिक सुन सकते हो, गाना सुनते हो मोबाइल पे, आप यूट्यूब पे जाकर वीडियो देखते हो, आप अपने यूपीआई का इस्तेमाल करके डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हो, और साथ ही साथ आप अपनी बैंकिंग भी कर सकते हो। आज कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन ने हमारी जिंदगी को बहुत ही ज्यादा इजी बनाया है, आसान बनाया है। तो टेलीकॉम सेक्टर 1947 से आज तक एक बहुत लंबा सफर तय किया है। तो ये तीसरा एक उपलब्धि है भारत की। ठीक है, सो वी हैव द 5th लोएस्ट डेटा रेट्स, जितने पे डेटा मिलता है 5वां सबसे कम है। इंडिया इज ऑल्सो बिल्डिंग ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। हम अपने देश में सारे गांव को, सारी गांव की पंचायतों को हम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क यानी इंटरनेट से जोड़ रहे हैं भारत नेट प्रोजेक्ट के अंदर। तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि हम हर जगह इंटरनेट पहुंचा रहे हैं, जिसके जरिए कनेक्टिविटी बढ़ेगी और उसके कई फायदे होते हैं, इकोनॉमिक, सामाजिक, सब तरीके के। तो यह तीसरी उपलब्धि है। फिर टेलीकॉम नॉट ओनली ऑफर डेटा सेंटर सर्विस, सिर्फ फोन का तो नहीं है, सिर्फ डेटा तो नहीं है, अब आपको डायरेक्ट टू होम यानी टीवी भी हमको मिलता है, छतरी लगती है आपके घर पे, टेलीविजन मिलता है, आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हो, अपने टीवी पे नेटफ्लिक्स देखते हो कि नहीं देखते हो, अमेजन देखते हो कि नहीं देखते हो, स्मार्ट टीवीज, बट ऑल्सो पेमेंट्स भी करते हो आप, सबसी केबल डाले जा रहे हैं तो कनेक्ट इंटरनेट, ये सारी चीजें हो रही हैं ताकि कनेक्टिविटी बढ़े, कम्युनिकेशन का और विस्तार हो। नेक्स्ट जो उपलब्धि है हमारी, वो क्या है? चौथी उपलब्धि, वैक्सीन फॉर ऑल। भारत में अभी कोविड-19 में पूरे देश में सबको मुफ्त में वैक्सीन लगाई सरकार ने। तो हमारा जो अप्रोच है वो ये है कि सबको वैक्सीन मिले, वैक्सीन इक्विटी हो, वैक्सीन में समानता हो, और कोई भी पैसे की वजह से वैक्सीन लगाने से ना रह जाए। तो वैक्सीन फॉर ऑल, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अभी कोविड-19 है, लेकिन अगर उसके पहले का एग्जाम्पल देखें तो पल्स पोलियो अभियान देख लीजिए आप। तो इम्यूनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस ऑफ इंडिया। सबसे सकारात्मक, सबसे बेहतर एक पब्लिक यानी सरकारी स्वास्थ्य इंटरवेंशन रही है। कोविड-19 का तो हम सबको पता है, फ्री में वैक्सीन सबको दी गई। और साथ ही साथ अगर हम पीछे जाएं तो कंट्री फॉर इंस्टेंस वंस अकाउंटेड फॉर नियरली हाफ ऑफ टोटल पोलियो केसेस, सबसे ज्यादा पोलियो केसेस होते थे ग्लोबली। देयर वर एन एस्टिमेट 2 लाख केस थे, उसमें से 1 लाख केस भारत में होते थे। लेकिन आज भारत पोलियो से पूरी तरह मुक्त हो चुका है कि नहीं हो चुका है? वो किस वजह से है? फ्री वैक्सीनेशन, सरकारी फ्री वैक्सीनेशन की वजह से। पल्स पोलियो अभियान याद रखिए, अमिताभ बच्चन जी आते थे, टीवी बोलते थे जाइए 2 बूंद जिंदगी की। तो ये सरकार ने किया, कोविड-19 में भी सरकार ने किया। तो ये चौथी उपलब्धि है भारत की। अगली उपलब्धि क्या है? मेकिंग मॉर्निंग लेसन्स इन हॉट मील्स, यानी बच्चों को स्कूल में पहुंचाना, यानी उनका स्कूल में एडमिशन कराना और साथ ही साथ उनके न्यूट्रिशन का ध्यान देना। किसके जरिए? मिड डे मील स्कीम। यह एक बहुत बड़ी सक्सेस है। इसके वजह से जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है स्कूल्स का वो बढ़ा है, साथ ही साथ जो भी कुपोषण की समस्या थी उससे भी लड़ने में, अंडर न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, इन सब से लड़ने में भी बहुत बड़ी मदद हुई है। तो एजुकेशन और हेल्थ दोनों का फायदा हुआ है। तो 1956 में तमिलनाडु was the first state of India to roll out scheme under students of all government primary schools would get nutritious cooked lunch at school। ये था, और ये 1920 की एक स्कीम थी आजादी के पहले की, उसको तमिलनाडु सरकार ने लागू किया था। और इसके 2 पर्पस थे। एक कि गरीब
माँ बाप के बच्चों को एक इंसेंटिव दिया जाए, एक लुभावना अवसर दिया जाए कि चलो आप गरीब हो, आपके बच्चों को हम खाना खिलाएंगे सरकार की तरफ से, आप उनको स्कूल भेजो। तो वो स्कूल में आएंगे, बच्चे पढ़ाई करेंगे, उनके लिए बेहतर है। और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशनल सेफ्टी है, यानी कुपोषण की समस्या जो बच्चों में है, उससे भी निजात पाया जा सकता है। तो ये भी है। अगली चीज क्या है? नवंबर 28, 2001 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मैंडेटेड ऑल गवर्नमेंट्स टू फॉलो सूट। यानी 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तमिलनाडु मत करे, सारी सरकारें भारत की करें। एज अ रिजल्ट, India's midday meal scheme is one of the largest school lunch program दुनिया का। कुक्ड मील मिलता है बच्चों को, और हर दिन 118 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 8 को गरम पका हुआ न्यूट्रिशियस खाना मिलता है। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, खाने की क्वालिटी ये वो, लेकिन ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। नेक्स्ट आगे बढ़े। लास्ट सितंबर को 2021 में मिड डे मील का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? पीएम पोषण अभियान, यानी पोषण शक्ति निर्माण स्कीम कर दिया गया। एंड इट हैज देन सेड दैट न्यूट्रिशनल स्कीम विल आल्सो कवर 24 लाख चिल्ड्रन स्टडिंग इन बाल वाटिकास। ये स्कूल की जगह बाल वाटिकास भी कवर होंगे इसमें। तो इसमें क्या, प्री प्राइमरी और गवर्नमेंट स्कूल के लोग भी कवर्ड होंगे। तो ये पांचवा बहुत बड़ा उपलब्धि है भारत की। नेक्स्ट उपलब्धि क्या है? नेक्स्ट उपलब्धि है लार्जेस्ट ग्रीन रेल। भारत में जो मेट्रो का विस्तार हुआ है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी तो बढ़ी है, पब्लिक कन्वीनियंस भी बढ़ा है, साथ ही साथ ये ग्रीन है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी सेव करती है, पॉल्यूशन सेविंग है ये। तो इट मे बी द सेकेंड ओल्डेस्ट मेट्रो आफ्टर कोलकाता मेट्रो, भारत में जो मेट्रो है। बट 20-year-old Delhi Metro, जो दिल्ली मेट्रो है, is the country's largest and busiest metro rail system. Blueprint of all metro service in India has been based upon Delhi Metro. सबसे पहले तो कोलकाता मेट्रो थी, उसके बाद आज से 20 साल पहले दिल्ली मेट्रो खुली। दिल्ली मेट्रो ना कि सिर्फ भारत की सबसे लार्जेस्ट है, बट सबसे बिजी मेट्रो रेल भी है। और इसी मेट्रो पे आधारित अब पूरे देश में मेट्रो बनी। मुंबई मेट्रो, बैंगलोर मेट्रो, कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, हर जगह मेट्रो बन रही है। और इन दिसंबर 2015 दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन वाज हैंडेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड मुंबई मेट्रो नेटवर्क। दिल्ली डीएमआरसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि भाई आपने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया तो आप बंबई में भी बनाओ। ओके, ऑफ विच 3 लाइन्स आर नाउ ऑपरेशनल। मुंबई में 3 लाइन और खुल गई हैं। लेकिन ये ग्रीन क्यों है? ग्रीन इसलिए है, टुडे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क इन द नेशनल कैपिटल रीजन स्प्रेड्स 390 किलोमीटर, 390 किलोमीटर की मेट्रो है, जिसमें 286 स्टेशन हैं। इसमें नोएडा ट्रेन मेट्रो जाती है, ग्रेटर नोएडा जाती है, गाजियाबाद जाती है, गुड़गांव जाती है, फरीदाबाद जाती है और दिल्ली में तो जाती है। तो 3 स्टेट्स में जा रही है। अब मेरठ को भी कनेक्ट करा जा रहा है। डीएमआरसी हैज ऑटोनॉमस ड्राइवरलेस मेट्रो रेल सर्विस ऑल्सो। ऑटो अपने आप चलती है मेट्रो। जो दिल्ली में मेजेंटा लाइन है उस पे ऑटोनॉमस है। तो ये 10%, यानी मेकिंग इट पार्ट ऑफ 10% द वर्ल्ड मेट्रो नेटवर्क दैट कैन ऑपरेट ऑटोनॉमसली। यानी दुनिया की 10% जो मेट्रो ट्रेन हैं जो अपने आप चल सकती है बिना ड्राइवर के, वो भारत में है मेजेंटा लाइन में। और इसकी वजह से पॉल्यूशन लोअर हुआ है। पॉल्यूशन लोअर का मतलब क्या है मेरा? यूनाइटेड नेशन ने सर्टिफाई किया 2011 में एज द फर्स्ट मेट्रो रेल सर्विस और रेल बेस्ड सिस्टम इन द वर्ल्ड जिसको कार्बन क्रेडिट दिए गए, क्योंकि आप कार्बन बचा रहे हो, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस एमिशंस कम हुए हैं। तो ये हमारा पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज में भी मदद कर रहा है, कम करने में। ग्रीन हाउस एमिशंस भी कम हो रहे हैं। तो ये हमारी छठी उपलब्धि है। 7वीं उपलब्धि जो हमारी है वो क्या है? यूपीआई और इंडिया स्टैक, यानी जो हमने डिजिटल पेमेंट में क्रांति लाई है,
डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड्स में क्रांति लाई है, वो इंडिया की अगली सबसे बड़ी उपलब्धि है। मतलब इंडियाज फ्लैगशिप डिजिटल यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस clocked 6 billion transactions in July, the highest ever since inception। यानी बहुत ज्यादा तेजी से डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ रहे हैं। हमारा जो सपना है प्रधानमंत्री का कैशलेस सोसाइटी का, वो पूरा होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? इसकी वजह से ये इनोवेशन भारत का है। अब ऑपरेटेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, जो आरबीआई और आईबीए इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने लॉन्च किया था इसको अप्रैल 2016 में। और यूपीआई के जरिए आप पेमेंट्स कर सकते हो, पेमेंट्स मांग सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, ये सभी को पता है। और यूपीआई किसी भी बैंक का होता है क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, कोई भी भीम ऐप, कोई भी आप ऐप इस्तेमाल करके यूपीआई का इस्तेमाल कर, डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है जिसने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को, डिजिटल पेमेंट्स को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अब ये दुनिया में जा रहा है। इनोवेशन सच एज यूपीआई एंड इंडियन यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड, यानी आधार की वजह से भी तो भारत में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, करप्शन में कमी आ रही है, गरीबों को मदद डायरेक्टली मिल पा रही है। ठीक है, इन सारी चीजों को क्या बोला जाता है? हम यूपीआई, आधार, डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड्स को आज हम क्या बोलते हैं? इंडिया स्टैक बोलते हैं इन सारी चीजों को। तो ये सब क्या है? दे आर सेट ऑफ ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआईज, डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल पब्लिक गुड, क्योंकि आज पब्लिक गुड फिजिकली नहीं डिजिटल भी पहुंचाया जा रहा है, जिसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लोगों के भले के लिए किया जा रहा है। इसमें आधार आता है, डेटाबेस प्रोटेक्शन है, उसके बाद पेमेंट्स है, ये सारी चीजें पूरी हमारी जो पॉपुलेशन है उनको दी जा रही है। इसके साथ ही साथ अब भारत में इंडिया नेशनल हेल्थ स्टैक भी आ रहा है, डिजिटल हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, डिजिटल हेल्थ आईडी बन रहा है, वो भी हमें हेल्प करेगा डिजिटली रेवोल्यूशनाइजेशन में हेल्थ सेक्टर को। तो ये हमारी 7वीं उपलब्धि है। नेक्स्ट उपलब्धि क्या है? द रेस टू स्पेस। रेस टू स्पेस, इंडिया स्पेस सेक्टर में भी तो एक बहुत बड़ा लीडर बनकर उभरा है। अगर हम इंडियन स्पेस रिसर्च यानी इसरो की स्टार्टिंग देखें तो छोटी सी सैटेलाइट लॉन्च करने से, जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका सेंसर फेल हो गया था, बट इट बॉट इंडिया a step closer of becoming hub of global satellite launch। एक समय हम दूसरों पे निर्भर होते थे अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, लेकिन आज के समय हम खुद की भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और दूसरों की भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। और सैटेलाइट यानी स्पेस एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, एक सोशल गुड की तरह उभरा है, क्योंकि कम्युनिकेशन है, टीवी है, बाकी चीजें सब सैटेलाइट्स के जरिए होती हैं। तो ये है। तो हमारी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई थी? 1975 में आर्यभट्टा हमने लॉन्च करी थी। ठीक है, सिंस देन वी हैव लॉन्च्ड 115 ऑफिशियल सैटेलाइट्स सरकारी, 13 स्टूडेंट सैटेलाइट और अनगिनत विदेशी सैटेलाइट्स भी हम लॉन्च कर चुके हैं। द अपकमिंग स्पेस पॉलिसी इज टिप टू बी अ शॉट इन द आर्म फॉर इंडियन सैटेलाइट गोल। अभी एक स्पेस पॉलिसी आने वाली है जो इस क्षेत्र को और बढ़ाने में मदद करेगी। तो इंडिया ने हमेशा स्पेस में इनोवेट किया है। वी हैव बीन वेरी इनोवेटिव। हमको क्या कहता है, भारतीय बड़े जुगाड़ू होते, तो हमने स्पेस में भी जुगाड़ लगाया है और उसमें बहुत बेहतर किया है। तो चंद्रयान 1 हमने लॉन्च किया, लूनार मिशन अक्टूबर 2008 में, इसको हमने $76 मिलियन का हमने लॉन्च किया, जो बहुत ही सस्ता मिशन था। अगर जापान का सेम मिशन देखें तो 480 मिलियन का था, चाइना का देखें 187 मिलियन का था, लेकिन हमने कितने में किया? 76 मिलियन में। और इस मिशन ने 2009 में डिटेक्ट किया कि पानी है मून में। तो ये एक रिसर्च तरीके से भी एक सक्सेसफुल रहा, इकोनॉमिकली भी सक्सेसफुल, कि हम सस्ते मिशन। सेम चीज हमने मंगलयान में करी, सस्ते में लॉन्च किया और पहली बार में हम मार्स भी पहुंच गए। तो हम एक बहुत बड़े स्पेस
पावर की तरह उभर रहे हैं, तो ये भी एक उपलब्धि है हमारी। इंडिया फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होने वाला एस्ट्रोसैट was not just inexpensive but also the only one in the world that could observe at 3 wavelength of light spectrum। सिर्फ इकलौता है और सस्ता भी है। साथ ही साथ इंडियाज फ्यूचर मिशन इंक्लूड्स व्हाट, हम अगर सूरज को पढ़ने के लिए आदित्य 1 लॉन्च L1 लॉन्च कर रहे हैं टू प्रोब सन, और साथ ही साथ हम अपना पहला मैन्ड स्पेस प्रोजेक्ट गगनयान भी तो लॉन्च करने वाले हैं। इसमें भारतीय नागरिक एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे हमारे खुद के स्पेस प्रोग्राम के जरिए। तो ये हमारी अगली सबसे बड़ी उपलब्धि है। नेक्स्ट उपलब्धि क्या है हमारी? स्टोरी ऑफ आईटी रेवोल्यूशन। भारत को आईटी हब कहा जाता है, जैसे चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जाता है, भारत को आईटी हब कहा जाता है, क्योंकि हमने 1970s के बाद आईटी रेवोल्यूशन आया इंडिया में, और जिसकी वजह से 1991 रिफॉर्म्स के बाद सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा भारत में, और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का है। ये अगली सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। तो स्पर्ड बाय द सक्सेस स्टोरी ऑफ टीसीएस, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, फाउंडेड इन 1968, नारायण मूर्ति फाउंडेड इन्फोसिस इज 1981, the cumulative revenue of Indian IT industry touched 227 billion as of March 31st, 2022। ये NASSCOM ने बताया है। सबसे पहले TCS था, फिर इन्फोसिस बना, आज के समय $227 बिलियन का रेवेन्यू है। Much of the success of our forex earner as a forex earners due to abundance of engineer, कि हम भारत में जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे उनकी सोच बेहतर थी, IITs बनी, और आज IIT से इतने अच्छे इंजीनियर निकल रहे हैं। 1.5 मिलियन इंजीनियर ग्रेजुएट्स इन इंडिया एवरी ईयर जो IT सेक्टर में जा रहे हैं और हमें हेल्प कर रहे हैं। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एस्टिमेटेड टू बी 3.5 मिलियन इन द कंट्री। तो ना कि सिर्फ ये भारत का फायदा कर रहे हैं, बट पूरी दुनिया का फायदा हो रहा है इससे। और हमें इससे क्या हो रहा है? हमारा आर्थिक विकास भी हो रहा है, हमें विदेशी मुद्रा अर्न करने का भी मौका मिल रहा है, हमारा ट्रेड भी बढ़ रहा है। तो ये भी एक रेवोल्यूशन है। इंडस्ट्री ऑल्सो क्यूमुलेटिवली एम्प्लॉयज 5 मिलियन पीपल, रोजगार सृजन में भी इसका एक हाथ है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग मिलियंस ऑफ एंसिलरी वर्कर्स। यानी एक अगर आप बिल्डिंग बनाते हो तो उसमें एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है और उसके अराउंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो इससे 5 मिलियन डायरेक्ट और मिलियंस ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। वाइल आईटी इंडस्ट्री ग्रोथ इज प्लेटोइंग, मतलब अब एक लेवल पे आकर रुक जा रही है, मतलब गिर नहीं रही है लेकिन प्लेटो हो रही है। बिकॉज ऑफ इट्स साइज इंडिया हैज सीन थाउजेंड्स ऑफ स्टार्टअप्स मशरूमिंग। हमारे यहाँ 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं और वो डिफरेंट सेक्टर्स में बढ़ रहे हैं। वो फिनटेक सेक्टर में, एजुकेशन में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, ई कॉमर्स में, रिटेल में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS सेक्टर में पिछले 6 सालों से लगातार बढ़ रहे हैं। तो स्टार्टअप्स कल्चर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जो ड्रिवन है आईटी बेसिस से। साथ ही साथ many of these have become unicorn, startups valued at 1 billion or more, 100 से ज्यादा है। तो मोबाइल एड टेक फर्म InMobi became the first unicorn in 2011 और आज 100 से ज्यादा है। इंडिया currently is the third largest startup ecosystem, US चाइना के बाद इंडिया है, जहां 65,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं और इसमें से 10,000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं, यानी आईटी ड्रिवन स्टार्टअप्स हैं। तो ये अगली सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। आगे बढ़ते हैं। अगला यानी आखिरी जो हमारी उपलब्धि है वो है कल्चर इज पावर। इंडिया का कल्चर को पूरी दुनिया में उसका विस्तार, खास तौर से दो चीजों का खास तौर से योगदान है इंडिया का सॉफ्ट पावर बनाने में। हार्ड पावर क्या होता है? किसी भी देश का मिलिट्री पावर, कि भाई तेरे पास कितनी मिलिट्री है तो कितना किसी को ठोक सकता है। लेकिन ट्रस्ट कहां से पैदा होता है? अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रस्ट पैदा सिर्फ हार्ड पावर से नहीं होता। हार्ड पावर से लोग आपसे डरते हैं, लेकिन आप पे लोग विश्वास कब करते हैं? जब आप को लोग आपके सॉफ्ट पावर से पसंद करें।
तो दो खास तौर से चीजें हैं जिसने इंडिया का सॉफ्ट पावर बहुत बढ़ाया है। कई चीजें हैं लेकिन दो खास तौर से चीजें हैं। एक है बॉलीवुड। इंडियन पिक्चर्स आज सिर्फ शाहरुख खान की वजह से नहीं जानी जाती हैं। 1970s और 80s में राज कपूर की पिक्चरें यूएसएसआर में फेमस थी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, ये यूएसएसआर के लोग गाते थे। और आज तो ऑब्वियसली शाहरुख खान रोमांटिक हीरो, एल्प्स की वादियों में गाना गा रहे हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो ये एक बॉलीवुड ने इंडियन पावर, इंडियन कल्चर का बहुत बड़ा विस्तार किया है। एक कल्चरल एम्बेसडर की तरह काम किया है इंडिया का सॉफ्ट पावर बढ़ाने में। और लैंग्वेज बैरियर को तोड़ा है। हिंदी में पिक्चरें बन रही हैं लेकिन सबको पसंद आ रही, सबको समझ में आ रही हैं। स्टार्स लाइक अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, मैसिव सक्सेस है अफ्रीका, यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में, सबकी फॉलोइंग है। तो बॉलीवुड पिक्चर ने एक बहुत बड़ा काम किया है। दूसरे भाई सबको, किसी दोनों में जाऊंगा, इंडिया में नहीं जानता बॉलीवुड पिक्चर, डांस गाने को सब जानते हैं। नेक्स्ट, ओवरसीज मार्केट कंट्रीब्यूटेड 2700 करोड़ टू इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री। इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का 2020 में 19,000 करोड़ का बिजनेस था। उसमें से 2700 करोड़ रुपए विदेशी यानी दूसरे देशों से बिजनेस आया था, लगभग 10% या 15%। अगली चीज जिसने कंट्रीब्यूट किया है भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ाने में है योगा। योगा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय बीटल्स। बीटल्स एक बैंड था, ब्रिटिश बैंड, ठीक है, बीटल्स, एबी रोड। ओके, सो बीटल्स अगर आप जानते हो 1970s में काफी ज्यादा दम मारो दम मिट जाए गम, ऐसी चीजें चल रही थी। तो बीटल्स भी उसी का था। तो वो किसके फॉलोवर बने? बीटल्स बैंड बना महर्षि महेश योगी का फॉलोवर, जिनका आश्रम ऋषिकेश में था 1960 में, और उन्होंने के जरिए, बीटल्स के जरिए योगा को पॉपुलराइज किया गया। उसके बाद विदेश में योगा को पॉपुलराइज करने वाले थे BKS अयंगर, टू डेवलप द योगा स्कूल ग्लोबली विद, तो इन्हें योगा स्कूल बनाया। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने यूएन में आह्वान किया कि इंटरनेशनल योगा डे मनाना चाहिए, तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि 21 जून हर दिन इंटरनेशनल योगा डे की तरह मनाया जाएगा। एंड मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड रोल्ड आउट देयर योगा मैट्स टू सेलिब्रेट दिस इंडियन ट्रेडिशन ऑफ योगा, स्पर्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो योगा भी एक चीज है जिसकी वजह से हमारा सॉफ्ट पावर का विस्तार हुआ और लोगों ने भारत के बारे में जाना। ये थी भारत की 10 उपलब्धियां जो भारत ने पिछले 75 साल में अर्जित करी हैं, कमाई हैं, और जिस पे हमें गर्व होना चाहिए, और इन चीजों पे हमें बिल्ड करके हमारे देश को और आगे ले जाना चाहिए। इसके अलावा इंडिया हैज वन ग्लोबल टूरिज्म टू। बहुत लोग इंडिया में टूरिस्ट में आते हैं। हमारे यहाँ कल्चरल टूरिज्म होता है, रिलीजियस टूरिज्म होता है, इको टूरिज्म होता है, मॉन्यूमेंट्स का टूरिज्म होता है, क्योंकि इंडिया में दुनिया की 36 यूनेस्को वर्ल्ड साइट्स हैं। उसका भी तो फायदा इंडिया में है। टूरिज्म से भी तो इकोनॉमी को फायदा है, इंडिया की इमेज को फायदा है। तो ये सारी चीजें इंडिया के सॉफ्ट पावर में कल्चर एज अ पावर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सारी उपलब्धियां थी जो भारत ने पिछले 75 साल में अर्जित करी। आई होप आप जैसे मेरे को गर्व है इन सारी चीजों पे, आपको भी गर्व होना चाहिए। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं तक था। यूपीएससी फाउंडेशन बैच 5 पहले बता चुका हूं, और 14 सितंबर से इसकी क्लासेस चालू होने वाली है। 6 बजे शाम से इसकी होंगी। आखिरी इवनिंग बैच है 2023 का। 2023 एग्जाम के लिए आखिरी इवनिंग बैच है। करीबन मई में कहीं एग्जाम है आपका प्रीलिम्स का, तो उसके लिए है। इसके फायदे आपको मैं बता चुका हूं। 24,499 का कोर्स है। अगर आप केपी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको 18,999 में मिल जाएगा। तो देर मत करिए, अपने आईएएस बनने के संकल्प को स्टडी आई के साथ पूरा करिए। साथ ही साथ आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आप इस ग्रुप को फॉलो करें। पीडीएफ, सवाल जो भी हैं आपके, आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।